अगर इन केस आपका कोई बेटा हुआ, ठीक है, और वो आपका लड़का बाद में किसी लड़के से ही शादी करने के लिए बोलता है, तो क्या आप उसको सपोर्ट करोगे या नहीं? Money say नॉट एवरीथिंग बट मनी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स. money can do a lot of things. Not just जो मन होता है ना, बहुत चंचल हो तभी अच्छा होता है, नहीं तो इंसान को मरा मान लेगा. तो यही होता है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत. तो अगर आपने मन पर What is that one harsh truth about success that people don't talk about? उसको पूरे करने की काबिलियत और लॉन्ग टर्म गोल्स को देखने की काबिलियत एक साथ अपने अंदर ले आते हो, तब आप दोनों चीज़ पे फतेह हासिल कर लेते हो. दैट यू आर वर्किंग हार्ड बट यू आर वर्किंग स्मार्टली. अ ट्रू मैन मेक्स हिज ओन लक. सो हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल माइंड स्टूडियो. और आज आपका फिर से स्वागत है ओपन बुक पॉडकास्ट में, जहाँ पे मैं आज एक ऐसे गेस्ट को लेके आया हूँ जो जिसको लगता था कि उसकी किस्मत बहुत ख़राब है और हमेशा से उसकी किस्मत इतनी ख़राब रही. हालांकि उसके अंदर टैलेंट बहुत है, उसने काफ़ी हसल किया, काफ़ी स्ट्रगल किया अपनी चीज़ों को लेके, बट उसको कभी भी वो अचीवमेंट, उस लेवल की उस जीत नहीं मिली जिस लेवल के वो हकदार थे. बट स्टिल उसने कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ा और आज वो फ्लैम में एक रिसर्चर के तौर पे जॉब करते हैं. एंड लेट मी इंट्रोड्यूस टू अक्षत त्रिवेदी. हेलो अक्षत, कैसे हो वाली? बस बढ़िया, आप बताइए. मैं भी बढ़िया. तो क्या चल रहा है आपकी लाइफ में अभी रिसेंट में? अभी रिसेंट तो मैं वापस आया था आपके कहने, ओके. अपने एग्ज़ाम्स पूरे करने, और कुछ दिन बाद ही मैं वापस रह जाऊँगा. अपनी जॉब बता रहा था, जॉब करता हूँ जो मैं, तो उसी में वापस रह जाऊँगा. बस बाकी चल रहा है, तो ज़्यादा तो शायद चल रहा है. सही. तो अक्षर यार, मैंने बहुत सुना है कि आपको, मतलब आप जो कहते हो कि आपके साथ बहुत अनफेयर हुआ है, आप अनलकी रहे हो हमेशा. तो ऐसा क्या मोमेंट था फर्स्ट टाइम या जहाँ से आपको फील होने लगा कि हाँ यार मैं अनलकी हूँ यार, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है ये चीज़ में? तो अगर अनलकी के बारे में बात करा जाए तो मेरे पास छोटा सा एक किस्सा है कि इंजीनियरिंग लाइफ के पहले का. ओके. कि जब मैं इंजीनियरिंग लाइफ में नहीं था, तो मेरा काइंड ऑफ बचपन से ही, मतलब खुद का ही ड्रीम था, मतलब कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा था फैमिली का, और मेरा खुद का ही ड्रीम था कि मैं क्यों ना डिफेंस ज्वाइन करूँ. डिफेंस, ऑलराइट. कि ऐसे मतलब अंदर से जगह कि हाँ लाओ, इफ़ देयर आर मैनी वेज टू सर्व द कंट्री, व्हाई नॉट डिफेंस. ठीक है. तो मैंने डिफेंस के लिए ही जितनी तैयारी कर सकता था, जो कर सकता था एग्ज़ाम्स वो करे. बचपन में मैंने 2 एग्ज़ाम थी, उसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, तो वो जो मुझे ही नहीं आता था. पर जैसे जैसे टाइम पास हुआ, जब मेरा आया कि हाँ आई कैन गो टू एसएसबी थ्रू एनडीए, तो मैंने एनडीए का एग्ज़ाम निकाला. उसके बाद एसएसबी गया वहाँ पे. एनडीए. हाँ एनडीए का. तो उसके बाद मैं एसएसबी गया, और एसएसबी मेरे शहर, जो मेरी बर्थ प्लेस है इलाहाबाद, वहीं पड़ी. तो मैं सोचा कि हाँ यार, अगर यहाँ हो जाता है तो इट वुड बी अ वेरी गुड अकम्पलिशमेंट फॉर मी. एंड एसएसबी इलाहाबाद इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एसएसबीज टू क्रैक. Like the process is very much tougher and very much stricter because of the wellness of the officers that are posted there. The instructors and the officers are very strict, and they just point out directly the mistakes that you do in the entire process. They don't hesitate to pull that out. ऑलराइट. तो ऐसे ही चला प्रोसेस, गया जो पॉजिटिव प्रोसेस होता है सब किया मैंने, बट कहीं ना कहीं कुछ तैयारी कमी रह जाती है. उसको तो अब मैं मैच्योर उस हद तक हो गया हूँ कि मुझे पता चलता है कि हाँ मेरी कोई कमी रह गई होगी. पर काइंड ऑफ एक अनलकी चीज़ ये थी कि लास्ट दिन में हमारे साथ होती है कॉन्फ्रेंस. तो हर एक कैंडिडेट को बारी बारी बुला के उससे कॉन्फ्रेंस हो जाती है. तो मैं जो था वो एसएसबी के उस बैच के लिए फर्स्ट आया था. ठीक है. तो मुझे सबसे पहले उसमें लिया गया था. लाइक आई वॉज जर्सी नंबर 1 फॉर दैट ग्रुप. ऑलराइट. तो 300-500 बच्चों में ऐसे कुछ था, उसमें मैं सबसे पहले लिया गया था. तो लास्ट दिन कॉन्फ्रेंस सबसे पहले मेरी हुई. तो कॉन्फ्रेंस में मुझे सवाल पूछे गए, मैंने जवाब भी दिए कि आपका यहाँ का रहना कैसा हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ. ठीक है. फिर आती है रिजल्ट्स की टाइम कि हम सब बैठे थे, 30 बच्चे जो सेलेक्ट हुए थे, वो बैठे थे फाइनल रूम में कि अब हाँ ये रिजल्ट आएंगे, यहाँ से जो शॉर्टलिस्ट हो चुका होगा वो बता दिया जाएगा उसका नाम. तो मेरे साथ क्या घटा कि उनको लास्ट बैच था, क्योंकि हमारा
SSB के ताजिद में लास्ट बैच। तो मेरे साथ क्या घटा कि मुझे 7वां था मैं एक तरीके से। तो उन्हें सिर्फ 6 पोस्ट खाली थी, उन्हें सिर्फ 6 बच्चे चाहिए थे। तो और ये मुझे वहाँ का जो ऑफिसर था, RD ऑफिसर जो भी उसको जो कहते हैं GD ऑफिसर, उसने मुझे ये बात बताई कि यू वर गुड, यू वर इंटेलिजेंट एंड यू वर डिजर्विंग, बट यू फॉल शॉर्ट समवेयर अराउंड इट, कि हमें सिर्फ 6 चाहिए तो तुम 7वें हो। इफ वी हैड वन मोर पोस्ट, इफ वी हैड 1 or 2 मोर पोस्ट, देन यू वुड बी इन। और जहाँ तक मुझे समझ आता है कि हाँ मेरे पास फिजिकल ट्रेनिंग और उन सब का एक्सपीरियंस नहीं था जो और बच्चों के पास था, तो काइंड ऑफ अनलकी कह सकते हैं उसको, लेकिन मैं पूरा उसको लग पे नहीं लाया था मैं अपने। ओके ओके ओके। तो यार चीज़ तो है थोड़ी सी सोचने वाली है, किसी भी नॉर्मल बंदे के साथ ऐसा होता तो यार वो सोचता है कि यार काफ़ी बुरा हुआ। खैर जैसे कि अभी आपने कहा कि आप NDA तैयारी करते, काफ़ी वहाँ पे टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। इन केस कोई हमारी ऑडियंस में अगर NDA का कैंडिडेट हो तो उसके लिए आप क्या बताना चाहोगे, लाइक कैसे, क्या पाथ है, किस सी में जाना चाहिए? द पाथ ऑफ NDA इज क्वाइट डिफिकल्ट। मतलब इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यूज इन द वर्ल्ड, बिकॉज वो एक दिन का नहीं होता है। यू हैव टू गिव योर 100% ऑन ऑल द 5 days ऑफ DSSB, in physical, in mental, in written, in any kind of thing that you're doing right there. While living with your batchmates or at that CS mates, you have to perform your 100%. If you fall short somewhere, they'll reject you. Straight up. So the only thing that matters here is performance. You cannot compromise with the performance in any way possible. Okay. By performance I mean कि आपको जब आप वहाँ जा रहे हो तो माइंडसेट ये लेके जाओ कि येस आई एम हियर एज एन इंडिविजुअल हु वांट्स टू बी सिलेक्टेड वाइल्स्ट बीइंग इन अ टीम। Wildest. हाँ, वाइल्स्ट बीइंग इन अ टीम। Why wildest? So क्या हम politely are Whilst WHILS. Okay. Isn't it pretty there? Okay. So sorry. So while being in a team, but you have to get your individual selection. That is the thing that we are here for. So you have to give your 100% in that part also. Like you have to perform in a team, but you have to come out as the best individual out of the whole team. Okay. This is somewhere I think I might have fallen short of in some way, because I was kind of much introverted by then. That particular experience opened up a lot for me, and what I am today is because of that experience that I had. So yeah, that's Okay. Okay. So let's stick to our question, Janu. So as we hear that like losing your father at very young age. So how did you manage that, and what was that situation? yeah, it was kind of tough for me. Like I lost him at a very young age of around 3 or 4 years. But I would consider my mother as the strongest mother that has ever existed. Like she never let me feel like that I don't have a father. She was my mother and my father. She did all the struggles, she did all the hardships just to see that I get enough love and caring a child needs. So yeah, ultimately she made my childhood the way every childhood can be. There were some times that I felt like I don't have a father when I saw other people's kid. But then I saw my mother. She was there, resilient, strong. That also is now a part of my nature also. I have to be resilient and strong for all the people that I am around and all the people I am connected with. Okay. Okay. So आपकी मदर ने आपको मतलब बैचलर्स कराने के लिए पर्सनल स्टूडेंट लोन दिलवाया था, तो लाइक आपको कब फील हुआ कि वो जो लोन आपको दिलवाया गया है वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको चुकाना, और कब वो मैच्योरिटी कब बिल्ड हुई? क्या वो मैच्योरिटी शुरुआत से बिल्ड थी या फिर कहीं पे किसी मोमेंट पे आने पे वो मैच्योरिटी बिल्ड हुई? सी मेरा एक सिंपल सा फंडा रहा है हमेशा लाइफ में कि मुझे किसी का उधार नहीं चाहिए कभी। ठीक है। और ये भी शायद एक ऐसी क्वालिटी जो मेरी मदर से आती है मुझ में। तो मेरा आज तक किसी पे भी एक पैसा उधार नहीं है। थोड़े दिन रहता है, 5-6 दिन में मैं जहाँ जा सक करके कर देता हूँ। मुझे गिल्ट लगता है कि ज़मीन नहीं मानता है मेरा कि मैं किसी पे उधार रहे मेरा। तो मतलब आई नीड टू बी इन क्रेडिट एट ऑल टाइम्स। तो यही एक काइंड ऑफ अ रीज़न था कि हाँ मुझे लोन अगर मिल रहा है तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे लिए।
तो ये चीज़ आपको शुरुआत से ही बता दी गई थी कि हाँ कि बेटा क्योंकि मैंने खुद से कभी किसी चीज़ पे लोन नहीं लिया, ना किसी चीज़ के लिए उधार लिया. इफ़ आई हैड दैट काइंड ऑफ मनी आई वुड स्पेंड इट. इफ आई डिडंट आई जस्ट बैक ऑफ. बट अगर जैसे कोई की नेसेसिटी थी उस समय कि लोन नहीं ले पाऊंगा तो शायद मैं बीटेक ना कर पाऊँ, तो लोन लिया गया. तो मैंने उसको पहले दिन से रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हाँ लिया आप लोग ने, चुकाऊंगा मैं. और वो उसी दिन से मैंने गोल बना लिया कि येस आई हैव टू अर्न दैट मच इनफ मनी so that I can get free of this loan as soon as possible. So yeah. कभी ऐसा नहीं लगा कि यार कि क्या हो गया कि अगर मैं ये लोन नहीं चुका पाया, फिर कभी ऐसा कि आप टूट से गए हो कि यार बहुत लाइक Thing. क्योंकि मतलब आपका प्लेसमेंट काफ़ी लेट हुआ था, तो आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि लाइक कैसे होगा क्या होगा, ऐसा कभी कोई प्रेशर वाला मोमेंट? देखिए प्लेसमेंट सीजन हम सबके लिए एक ही बार होता है कि हाँ हम पहली बार बैठ रहे हैं और हमें किसी न किसी कंपनी में जाना है. तो लगता है समय, मैं अगर पीछे देखता हूँ तो मुझे बातें याद आती है कि हाँ इस प्लेसमेंट सीजन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. ये नहीं था कि बस रोज डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, मुझे पता चल रहा था कि अच्छा इस चीज़ में मैं कम हूँ इसलिए मुझे नहीं हो पा रहा है. लक को मैं हाँ कहूँगा कि हाँ 5% लक इज देयर, पर 95% कहीं ना कहीं मेरी मेहनत भी शॉर्ट कर रही थी. 5% वाला तो हम निकाल के चलते हैं कि हाँ लक है, लग रही है, नहीं लग रही है, वो सब उसकी बात होती है. तो प्लेसमेंट सीजन मेरे लिए ऐसे था कि जैसे आपने बताया कि मेरी लास्ट में लगी बहुत, तो या हाँ मैं देखता था कि बहुत सारे बच्चे लग जा रहे हैं, कम मेहनत करके लग जा रहे हैं, कोई मेहनत करके भी लग रहा है तो उसके लिए प्राउड फील होता था अंदर से कि हाँ उसे मेहनत की लग गया, ही डिजर्व्स इट. तो वो अप्स एंड डाउन्स तो रहते ही हैं प्लेसमेंट सीजन के, तो उसको हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते. पर यही कहूँगा कि हाँ थोड़ा बहुत लगता था, पर जब मुझे पता था कि जब मेरा मौका आएगा तो मुझसे कोई नहीं छीन पाएगा, चाहे जो कर ले कोई. और जब मौका आया तो मैंने करा और कर क्या था वो. तो क्या लगता है आपको कि ये जो प्लेसमेंट का जो सीज़न होता है इसमें जो बच्चों की प्लेसमेंट लगती है उसमें लक काम करता है या नहीं? क्योंकि बहुत से बच्चों का ऐसा रहता है कि यार उनको बहुत कुछ आता है, वो बैठते हैं इंटरव्यू तक जाते हैं, बट उनका नहीं होता है. उनका इंटरव्यू भी इनफैक्ट अच्छा जाता है, वो कहते हैं कि हाँ मेरा इंटरव्यू अच्छा गया. और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं यार नहीं हो सकता, जिस हिसाब से मैं दे के आया हूँ उस हिसाब से तो नहीं होगा, और लिस्ट में उनका नाम आ जाता है, उनका हो जाता है. तो क्या लक उनके साथ है या उनके साथ नहीं? क्या सीन क्या है लक का? क्या लक के हिसाब से हमें चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, या फिर अपने देखिए हमें बचपन से एक काइंड ऑफ फेमस लाइन बताई जाती है कि अ ट्रू मैन मेक्स हिज ओन लक, कि एक सच्चा इंसान अपना लक खुद बनाता है. जहाँ तक ये बात सही भी है, क्योंकि लक एक फैक्टर तो है, मैं उस पर डिसएग्री नहीं करूंगा. लक इज अ फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस एंड योर फेलियर. बट आप उस लक के सहारे अपनी इनइक्वालिटीज और जो आपकी जो क्वालिटीज आपके अंदर नहीं है उनको छुपाने जब लग जाते हो, दैट्स वेयर यू कमिट अ ग्रेट मिस्टेक. जब आप वो सोचने लग जाते हो कि हाँ मैं इस जगह कम हूँ, इसको मैं छुपा लेता हूँ लक का नाम लेके, कि लक अच्छा नहीं चल रहा है, किस्मत अच्छी नहीं है यार, बताओ उसका हो गया. करो, वो चीज़ होनी चाहिए थी, करो, अपनी क्वालिटी डेवलप करो वाली जो तुम्हारे पास नहीं है. और फिर लक पे 5% आ जाता है. लक को आप जब तक ओवर पावर होने दोगे तब तक वो होगा. क्वालिटी अगर आपने अपने एक बार ले आई, दैट्स इट. लक फेवर्स यू, लक फेवर्स यू विनर्स ऑलवेज. मतलब कभी भी मतलब अगर ऐसा लगे कि आप यहाँ पे कुछ आपका परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो दूसरी चीज़ों को ब्लेम करने से बेटर है खुद के अंदर कमियां देख. राइट. और मैं शुरू में जैसे कि आप तो मेरे साथ थे प्लेसमेंट सीजन के दौरान, तो आपने मुझे देखा होगा कि मैं इनिशियली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता था, पर फिर मैंने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि हाँ यार कहीं ना कहीं तो मेरी भी कमी रह जा रही है, कहीं ना कहीं मैं 100% नहीं दे रहा हूँ अपना. और मैं बस भागता फिर रहा हूँ कि लक का नाम लगा रहता हूँ कि यार वो नहीं पाया उसमें, यार इसका नहीं बैठा तो इसका ये अच्छी नहीं है, बाकी इसका अच्छा नहीं है, इसका एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, ये सब कह के बहाने बना रहा हूँ. तो बहाने छोड़ने पड़ते, बहाने छोड़ना पड़ता है. अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको वो चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. बिना मेहनत के इंसान को कुछ नहीं मिलता है. सही बात है. एक चीज़ है मेहनत की कि मेहनत आप करते रहो, हो सकता है अभी आपको ना मिले, एक साल बाद ना मिले, लेकिन कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा, ये चीज़ तो है. और कभी ऐसा जेलसी वाला फैक्टर आया कि मतलब मैंने इसको बताया, इसको समझाया या इसका हो गया, मतलब ऑनेस्टली बताइएगा. और ऐसा कुछ कि यार इसको तो कुछ नहीं आता था यार, इसका क्यों हुआ, मेरा नहीं हो पाया. क्योंकि जब ऐसा होता है ना, जब किसी बंदे का जो बंदा एक्चुअल में टैलेंटेड है, एक्चुअल में वर्थ इट है उस चीज़ के लिए, और उसका नहीं हो रहा होता है,
और बाकियों का हो रहा था जो टैलेंटेड उतने नहीं होते, जो उतने वर्थ इट नहीं होते, तो फिर एक वो स्टूडेंट लेवल पे एक बेस जो जेलसी का बनता रहा वो क्या बना? देखिए, हम लोग चाहे जितने भी मैच्योरली कहें ये बात कि नहीं हम जेलस नहीं होते, अंदर ही अंदर इंसान है, अंदर ही अंदर किलस जाता है इंसान की, यार मैं भी तो बैठा हूँ, मैं भी तो कर ही रहा हूँ, मेरे से कैसे नहीं हो रहा है। तो वो जेलसी का फैक्टर सिर्फ एक चीज़ पर नहीं आता है कि आप सामने लोग देख रहे हो कि वो उतनी मेहनत नहीं कर रहा है शायद, फिर आप ये भी देख रहे हो कि यार मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इज काइंड ऑफ वर्सनिंग डे बाय डे, तो आपको वो डर लगने लगता है। तो वो डर को छुपाने के लिए मैंने जैसे कहा ना बहाने वाली बात, तो वो हर जगह एक तरीके से चलती है आपके साथ कि आप जब अपने आप को सही नहीं कर पाते हो तभी आप बहाने बनाते हो। तो यहाँ भी यही आता है कि जेलसी आपको तब तक ही है जब तक आप खुद को उस जगह पर डाल के नहीं देखते हो कि हाँ मैं भी तो इस जगह स्टैंड कर सकता हूँ और मुझे भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि उस इंसान से जलो, बराबरी का। बराबर। सही है, सही है। और उसमें लग के थोड़े बहुत फेवर्स आते हैं, कभी चलता है कभी नहीं चलता, पर एट द एंड अगर चल जाता है सब अच्छे के लिए होता है। लास्ट में एक बार अच्छी होने देते सारी बुराइयां पीछे की जो चली जाती हैं माइंड से। हालांकि ये चीज गलत है कि मतलब जेलस होना है, हाँ ये चीज गलत है। मोरल्स अगर हम मोरल्स के साथ चले तो बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं, बहुत सारी पर दुनिया बदकिस्मती से मोरल्स के हिसाब से नहीं चलती है। चीज। When you are facing in the real world, you have to go against your morals, go against your values. सच बात यही है, हम चाहे जितना अच्छे बन के बोल रहे हैं कि हाँ मोरल्स के हिसाब से लो, कभी किसी का बुरा मत सोचो, पर एक ना एक पॉइंट पे इंसान रिटर्न करता है, उसकी अच्छी वाली इमेज जाती है। कभी इंटेंशनली किसी का बुरा किया है? कभी इंटेंशनली किसी का, अनइंटेंशनली भी बहुत कोशिश करता हूँ कि किसी का बुरा ना कर पाऊँ। शायद यही पूरी आदत है मुझमें कि मैं किसी का बुरा जल्दी कर नहीं पाता। किसी ने आपका किया है? नहीं, मैं भी नहीं कहूँगा कि हाँ किसी ने बुरा किया है। अब कोई करना चाहता हो तो मुझे पता नहीं, मैंने कभी किसी से लड़ाई नहीं रखी। मुझे किसी से पर्सनल वेंडेटा नहीं है आज तक कि तुम हो एडजस्ट कैसे करते हो, तो नहीं है। ओके, सो टिल नाउ आपकी लाइफ का सबसे पेनफुल मोमेंट कौन सा रहा है? टिल नाउ मेरी लाइफ का सबसे पेनफुल मोमेंट बहुत सारे रहे हैं ऐसे तो, मतलब जैसे हाँ अगर एक किस्सा बताऊं कि मैं जिस घर में पला बड़ा था वही अपनी लाइफ, पूरी लाइफ मैंने वही जी थी अपनी मम्मी के साथ, जितने साल भी रहा वहाँ पे सब रहा, काइंड ऑफ जॉइंट फैमिली थी हमारी। तो वो कुछ वजह से हमको वो घर बेचना पड़ रहा था, फाइनेंशियल इशूज़ थे, कुछ फाइनेंशियल क्रंच था हमारे पास, इस वजह से हमें वो घर बेचना पड़ रहा था। तो मेरा पेनफुल मोमेंट वही था कि जब मैं उस घर को लास्ट बार देख रहा था जहाँ मेरा पूरा पूरा बचपन बीता है, जहाँ मैंने पूरी अपनी जो टीनेज लाइफ होती है काइंड ऑफ कह सकते हैं, अभी तो खैर हम लोग जॉब वाले हो गए तो गई टीनेज लाइफ, बचपन गया, तो वही जो बचपन के जो पल होते हैं क्या इंसान बिताता है। तो जब मैं वहाँ से लास्ट बार जा रहा था गाड़ी से, उसको देख रहा था घर लोग कि हाँ अब ये घर मेरा नहीं है, अब उसके बाद इतनी मैं नहीं खड़ा हो पाऊंगा, तब दैट वाज काइंड ऑफ पेनफुल मोमेंट इन माय लाइफ। तो घर है यार, ये तो है। और व्हाट अबाउट कॉलेज फ्रेंड्स, लाइक कोई गर्लफ्रेंड वगैरह? नहीं ऐसा था उसको तो आजकल टीजर्स कहते हैं कि सिचुएशनशिप होती है, तो वही था, मतलब यस नो जीरो, कभी वो 0 और 1 नहीं रहा, हमेशा इट वाज 0.5, कभी 0.57, कभी 0.9 हो जाता था, कभी 0.3, तो समझ रहा हूँ। इट वाज सब, तो कभी ऐसा कुछ रहा नहीं। तो मे भी शायद कुछ आप मैसेज देना चाहते हो उसको जिसके साथ आपको ये जो सीन है फ्लक्चुएट हो रहा हो? नहीं, मैं मैसेज तो क्या ही है, बस एक हिदायत होती है कि एज अ कंपेनियन आई हैव ऑलवेज बीन विथ यू, तो मेरी एक हिदायत यही रहेगी कि whenever you, wherever you are and whatever you are doing, do not let your emotions control you. Think always from your mind, think always what is right and what is wrong. Don't let your emotions control you up to a level that they can eat you. And whenever you are, wherever you are, you get successful. That's the only message that I want to give. नाइस नाइस, काफ़ी गहरा मैसेज है गाइस, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको एब्जॉर्ब करने में। खैर स्पंज हो सर, मैं स्पंज हूँ।
खैर ये आपके दोस्तों का क्या रोल रहा है आपकी लाइफ में फॉर योर प्लेसमेंट्स और दोस्त साले दो भूले दोस्त। हाँ मतलब अगर प्लेसमेंट की बात देखा जाए या पूरी कॉलेज लाइफ देखता हूँ मैं, तो बहुत सारे दोस्त रहे। मतलब मेरी दोस्ती आसानी से सबसे हो जाती है। बात करते करते हो जाता है कि हाँ भाई करने लगते हैं, दोस्ती हो जाती है, तो कोई मुश्किल पड़ता नहीं है दोस्त बनाना मेरे लिए। पर एक चीज़ जो मुश्किल पड़ती है वो होता है अच्छे और ज़रूरत पर काम आने वाले दोस्त। क्योंकि कुछ लोग होते हैं सिर्फ कहते हैं कि हाँ भाई जब भी ज़रूरत पड़ेगी आ जाऊँगा, और कुछ असल में वहाँ दिखते हैं जब आपको ज़रूरत पड़ती है। व्हेन यू आर एट योर लोएस्ट दे एक्चुअली स्टैंड अप फॉर यू। तो ऐसे मेरे क्लासमेट्स भी रहे, और कुछ जैसे हाँ दूसरा सेक्शन था एक बी के बच्चे भी कुछ थे, जैसे मैं ये में था, कुछ भी ये बच्चे थे। आप जान रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? समझ के तो थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा आ रहा होगा आपको समझ में होगा। दैट इज क्वाइट पर्सनल, तो हम उसमें यहाँ क्या बता सकते हैं उसको। मैं नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, आपको पता चल जाता कर लीजिएगा भाई, 12 से 13 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए इसके। मेरा तो मैं ही हूँ। तो दोस्तों का रोल मेरा ऐसा रहा कि हाँ व्हेनेवर आई वाज एट माय लोएस्ट दे चीयर्ड मी अप, they got frustrated with me, like they don't get frustrated on me, they get frustrated with me कि हाँ हाँ भाई तुम्हारा तो बेकार चल रहा है, हमारा बेकार चल रहा, चाय पियोगे, ये हो जाता था कभी कभी। तो वो जब आपका समय बेकार चल रहा हो पर आपकी जिगरी कम समय बेकार चल रहा हो, तब आप लोग को मिलके समय अच्छा चलने लगता है, और आपको लगता है कि हाँ इतना भी दुख नहीं है वे जीवन में, ये भी तो दुखी है। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब जैसे कि आपके जो जिगरी दोस्त वगैरह थे, अब आपका तो प्लेसमेंट काफी लेट हुआ तो आपके दोस्तों में जब प्लेसमेंट आपसे पहले हो गया, तो फिर वो कैसे ये में था ना कि बाद में पता चला कि दोस्त के साथ अगर दोस्त मैं भी फेल होता हूँ तो फिर बुरा लगता है, कुछ हाँ ऐसे था। डायलॉग ये होता है कि दोस्त साथ में फेल हो जाए तो उतना बुरा नहीं लगता है, हाँ और दोस्त फर्स्ट आ जाए तो वो बुरा लगता है। हाँ, तो उस टाइप का कुछ था। अब देखिए वो तो वही है कि अब एट दी एंड वो भी उन्होंने कभी सपोर्ट करना छोड़ा नहीं किसी ने। मतलब प्रेसिडेंट लग जाने के बाद भी, पहले भी, दे वर द सेम पर्सन। ये मैं अपने आप को काफ़ी वो मानूंगा कि हाँ मेरे साथ अच्छी रही है चीज़ कि मुझसे लोगों का बिहेवियर उतना बदला नहीं। वो जैसे मेरे पास जितने आसपास मेरे लोग थे उनका बिहेवियर उतना नहीं बदला जो जैसे वो पहले थे, उस हद तक वैसे भी वो बाद में रहे। माइन्यूट चेंजेस थोड़े बहुत आए पर वो तो इंसान में वैसे भी आ जाते हैं, तो दैट कांट बी गवर्न एंड दैट कांट बी कंट्रोल्ड। पर जहाँ तक था अच्छा ही रहा। ओके, सो आप कॉलेज में जैसे आपने बता रहे था कि फ्रेंड्स बनते हैं, तो फिर कैसे एनालाइज करते हो कि यार ये इस बंदा सही है, ये बंदा सही नहीं है? एक होता है ना कि कॉलेज में काफ़ी टाइप के लोग होते हैं, ड्रिंक करने वाले भी होते हैं, क्लबिंग करने वाले भी होते हैं, और कुछ ऐसे तो ये ड्रिंक क्लबिंग दोनों कर रहे थे लेकिन पढ़ाई भी काफ़ी कर रहे होते हैं, है ना, एकेडमिक्स में भी अच्छे होते हैं और अपने कोई स्किल्स वगैरह भी अच्छे होते हैं। तो ये चीज़ कैसे पता करते हो, और एक सच पर एक अपना इन्वायरमेंट कैसे बनाते हो कि लाइफ ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए तो इस इन्वायरमेंट में ज़्यादा ग्रो कर पाऊँगा और इन्जॉय भी कर पाऊँगा, और जैसे कि मेरी कॉलेज लाइफ भी बेहतरीन गुजरेगी। आप जब इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट से मेरा मतलब ये होता है कि मैं अपने जैसे इंसान ढूंढता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि कौन क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, अगर वो एक अमाउंट ऑफ परसेंटेज मेरे जैसा है और मैं जब उससे बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ यार इससे बात करने पर नुकसान कुछ नहीं है, भले फ़ायदा भी ना हो लेकिन नुकसान कुछ नहीं हो रहा है। हाँ मतलब कुछ बुराई मुझे मेरे अंदर नहीं डाल पा रहा है, वो अच्छाई ना डाले कोई बात नहीं, इफ ही समवॉट लाइक मी न्यूट्रल चलेगा, बुराई ना जाए, बस बुराई मेरे अंदर ना आए कि जो उसकी बुरी आदतें हैं वो मेरे अंदर अगर वो नहीं दे रहा है कि हाँ आप जैसे हो आप ऐसे ठीक हो, मेरे ठीक है, मुझे चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा है, देन ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड। और जो मुझे मैंने यही कहा ना कि एनवायरनमेंट में ऐसे बनाता हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं, तो मैं जिन दोस्तों के साथ कंफर्टेबल होऊंगा वो जहाँ तक ही मेरे जैसे ही होंगे। जैसे मैं असल ज़िंदगी में बहुत मजाकिया हूँ, मुझे सीरियस मोमेंट्स से मजाक करना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा एक बचपन से रहा है कि साला रो कैसे रहा है कोई, फिर क्यों रो रहा है कोई, है ज़रूरत क्या है, प्याज काट रहा तो प्याज काटने के अलावा कोई कभी रोए ना, मेरा ये अक्सर रहता है। इसको मैं हुक बनाऊंगा गाइस। बना सकते हैं, सोच बना सकते हैं, एडिटिंग आपका ही काम है। तो यही रहता है कि
खुशियाँ बांटो, क्योंकि दूसरों को खुशी बांटने से मुझे खुद में खुशी मिलती है। अब लोग कैसे खुशी मेरी लेते हैं, कभी कभी हाँ ऐसी लेते हैं मतलब क्या है? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं हमारे इमोशन से, जो मैं इमोशंस को कन्वे कर रहा हूँ कि हाँ भाई देखो ऐसे रहो, खुल के रहो, वो उसे कैसे लेते हैं। तो हर एक का इंसान को पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है और हर एक इंसान अलग तरीके से लेता है चीज़ को, कि मतलब कोई हंसी मिले, कोई बुरा मान जाएगा आपकी बात का। तो मेरे पास एक्चुअली मैं सॉन्ग्स का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं मतलब के को बहुत सुनता हूँ। अच्छा, हाँ, आपके फ्रेंड्स लोग मतलब बता रहे थे कि आप गाना भी अच्छा तो गाते मेरे पास एक सॉन्ग है 2003 या 4 का, वो गाना है आवारा बन बंजारा बन। हो। तो उसमें एक लाइन आती है, कहाँ किसी के लिए है मुमकिन, सबके लिए अच्छा होना, थोड़ा सबके लिए एक सा होना। एक साथ। हाँ, थोड़ा सा दिल मेरा बुरा है, थोड़ा भला है सीने में। ओके। तो वो चलता रहता है, क्योंकि आप सबके लिए अच्छे बनोगे, पर आपको किस परस्पेक्टिव से कौन सा इंसान कैसे देख रहा है उससे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड इट टेक्स अ लॉट मोर एफर्ट्स टू चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स अ पर्सन। किसी पे आप सक्सेसफुल होगे तो आपका दोस्त रहेगा, नहीं होगा तो नहीं रहेगा। दैट्स गोस ऑन। सही बात है, सही बात है। सो थोड़ा सा प्रोफेशनल जाते हैं। uh, आपने जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक किया, तो फिर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन? करा कहाँ जी, करवाया गया है। हम तो नहीं कर रहे थे। अच्छा, आप नहीं कर रहे थे? अच्छा, बीटेक नहीं कर रहे थे क्या? मेरा तो बताया था मैंने आपको शुरू में कि आई वाज इनटू डिफेंस, बट व्हेन आई गॉट माय करियर तो मेरी उम्र निकल चुकी थी एक्चुअली। मतलब उसके बाद मैं कर नहीं सकता था, एक सर्टेन एज होती है 17.5 21.5। तो फिर बीटेक ही क्यों चूज किया? कुछ और चूज कर लेते। क्योंकि आई वॉज लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस माई द ड्रीम गोल ऑफ बीइंग इन अ डिफेंस, आई वॉज अ टेक सेवी पर्सन। छोटे से मेरे पास जो गैजेट्स वो करते थे, जो भी खिलौने आते थे घर पे, पहले दिन खोल खोल लेते थे। वो ऑलमोस्ट हर एक लड़का करता है। तो वो रहती है अंदर झील कि हाँ यार चल कैसे रहा है, इसको देखना है। Exactly. तो वही करते करते फिर मुझे और लगा कि और यार और डीप पढ़ते हैं। तो मैं पढ़ तो लेता उसको, मैं चीज़ भी लेता, सीख लेता कि हाँ मुझे चीज़ आती है। पर बीटेक मैंने सिर्फ इसलिए किया कि हाँ वो एक जो डिग्री रहती है कि आपको इंसान मानेगा कि आपको पता है, आप कहीं से पढ़ के आए, पूरा का पूरा कोर्स किया है उस चीज़ का। एक वो सर्टिफिकेट है मेरे लिए बीटेक बस। हाँ, चीज़ें वो सिखाता है। बीइंग इन द कॉलेज यू लर्न अ लॉट मोर अबाउट द वर्ल्ड फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, फ्रॉम द पीपल नॉट अराउंड यू। आपको वो इन्वायरमेंट आपको ट्रेन करता है कि हाउ यू आर गोइंग टू फेस द न्यू वर्ल्ड। तो मैं कहूँगा कि हाँ कॉलेज लाइफ एसेंशियल होती है, उसके बिना भी आप चीज़ सीख सकते हो, क्योंकि आज कल यूट्यूब है, पूरा इंटरनेट है, आपको हर चीज़ वो सिखा देगा। और हम लोग भी जब एग्जाम के लिए यूट्यूब से ही पढ़ रहे होते हैं तब भी। एग्जैक्टली। बट वी गो टू कॉलेज फॉर दैट एक्सपीरियंस, फॉर दैट लर्निंग विच कैन नॉट बी फाउंड एल्सवेयर। हम सिर्फ उसी चीज़ के लिए ही कॉलेज को चूज करते हैं कि यस वी वुड हैव अ लाइफ इन द कॉलेज एंड वी विल लर्न समथिंग अबाउट इट। सो दिस इज माई मेन मोटिव ऑफ ज्वाइनिंग बीटेक एज अ डिग्री एंड डूइंग बीटेक एज अ डिग्री to get some recognition as an engineer. ओके, यहाँ पर मुझे एक पता है, अपार्ट फ्रॉम दिस एक क्वेश्चन था कि लाइक लोगों को, जो लोग हैं नॉर्मल लोग, उनका जो जज करने का क्राइटेरिया है किसी को, वो काफ़ी डिफरेंट है। लाइक मोस्टली लोगों का क्या होता है कि वो लोगों को जज करते हैं बेसिस पे कि लाइक कोई बहुत हायर पोस्ट पे तो उसको वो इज्जत देंगे, क्या वहीं रिक्शे वाला है तो उसको इज्जत नहीं देंगे। अगर उसके दादाजी हैं, बुजुर्ग है, तो इज्जत देंगे। अगर वहीं बुजुर्ग रिक्शे वाला है तो तू मैं करके बात करेंगे। तो एक आपके नज़र में क्या ऐसा है? हाँ, मैं जानता हूँ थोड़ा सा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, बट मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा क्योंकि आपने यहाँ पर थोड़ा सा वो रिकॉग्निशन वाली बात करी, तो उससे कि किसी इंसान को कैसे जज करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देने का क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए कि किसी बंदे को रिस्पेक्ट देनी, कि वो उम्र में बड़ा है इसलिए रिस्पेक्ट दो, या उम्र में या कुछ ओहदे में बड़ा है, या फिर ये सारी चीज़ें भी हटा के हमें सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, या फिर कुछ? देखिए, मेरा अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊं, लोग को डिफर कर सकता है, तो हम उससे एग्री नहीं करेंगे, कुछ तो एग्री करेंगे, कुछ बात मानेंगे भी। Obvious. तो मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि रिस्पेक्ट सबको देनी चाहिए, पर मैं ये भी कहूंगा कि यू हैव टू अर्न दैट रिस्पेक्ट। Earn that respect. Absolutely. मतलब आपके सामने वाले को पता हो, ये होना चाहिए कि रिस्पेक्ट शुड बी फॉर एवरीवन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, एज एंड ईच एंड एवरीथिंग, प्रोफेशन, सब कुछ। बट
यू हैव टू डू समथिंग टू अर्न दैट रिस्पेक्ट। मतलब आप रिस्पेक्ट को फॉर ग्रांटेड मत लो कि हाँ भाई हम बड़े हैं तो हमें रिस्पेक्ट करो ही करो। बड़े, हम जब कहते हैं कि इंसान बड़ा है, एज में बड़ा है, तो हम उसकी एक्चुअल में एज नहीं कह रहे होते हैं बड़ी, वो हम ये कह रहे होते हैं कि उसने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। ही हैज़ टेकन मोर एक्सपीरियंसेस देन अस। अनुभव है उसके पास, अनुभव है। तो हम उस बेसिस तो उसको कहते हैं कि उसको मानते हैं कि यस ही इज समथिंग ऑफ अ गुड पर्सन, ही इज नॉलेजेबल। जैसे वो मुहावरा होता है ना कि मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि आई हैव लर्न थिंग्स। मैं धूप में गया तो मैं कुछ सीखने गया, तो मैं कुछ करने गया, मैंने ऐसे बस खड़े खड़े बाल सफ़ेद नहीं किया। आई हैव लर्न फ्रॉम इट। तो वो पीपल अर्न करते हैं रिस्पेक्ट ग्रेजुअली, वो हमें कुछ सिखाएंगे। इसीलिए हमें जनरली कहा जाता है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। लोग पूछते हैं ना कि वाई शुड बी, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस, बिकॉज दे हैव सीन अ लॉट मोर दैट यू हैव, दे हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ्स। अब वहीं पे आपसे कोई छोटा आ जाए छोटा आ जाए तो, और वो छोटा बच्चा कोई गरीब घर से हो, उसने किसी के गेंद मार दी तो लोग उस पर चढ़ाने लगते हैं। वहीं कोई छोटा बच्चा अमीर घर से हो, हाथ में बढ़िया सी घड़ी पहना हुआ है, अच्छे से ड्रेस पहना हुआ है, शूज महंगे महंगे पहना हुआ है, गॉगल्स लगाया है, तो उसको लोग आप करें बेटा ऐसे नहीं करते, या बेटा नहीं है बेटा वो, और उसको बेटे भाग जाओ, 2-4 गाली अलग से और दे देंगे। तो ये चीज़ फिर वो छोटे बच्चे में तो एक्सपीरियंस नहीं है वो। अब इसमें आती है सोसाइटी की एक बहुत बड़ी कमी कि लोगों को उनकी ड्रेसिंग सेंस और उस चीज़ पे जज करना गलत है। ये गलत है, सरासर गलत है ये चीज़ कि आप किसी को ऐसे क्यों जज कर रहे हो। क्या पता, मेरा तो मतलब एक, अगर मैं यूटोपियन वर्ल्ड की बात कहूँ तो मैं तो ऐसा वर्ल्ड इमेजिन करता हूँ कि जहाँ सिर्फ ज्ञान सर्वोपरि, ज्ञान हैज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, ज्ञान ही सबसे ऊपर है, बाकी सब चीज़ें दरकिनार। सिर्फ जिस इंसान पास ज्ञान है, जो कुछ करने की काबिलियत रखता है, वन हु हैज़ दैट एबिलिटी, उसको कहा जाए सिर्फ। बट लोग क्या करते हैं कि कोई भी, चाहे दिमाग से वो सही ना हो, कुछ ना आता हो उसको, पर अगर वो अच्छे कपड़े पहने, अच्छी सब चीज़ें करें तो उसको प्रायोरिटी करते हैं। बिकॉज डीप इन टू सोसाइटी देर इज दैट डिसीज और पर्सपेक्टिव टू सी पीपल लाइक दीज। बुक बाय इट्स कवर। हाँ, जैसे प्रोवर्ब होता है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट पीपल डू। या और एक ऑफ क्वेश्चन आ रहा है। और क्वेश्चंस कहाँ हैं सर? ऑफ क्वेश्चंस हैं सारे, सापे होती है। हाँ, तो एक्चुअली ये बेसिकली ये पॉडकास्ट मतलब यंगस्टर्स के लिए, जेनजीज के लिए, जैसे कि आप भी यंग हो, मैं भी यंग हूँ, तो फिर ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे और सोसाइटी पे अच्छा इम्पैक्ट दे पाएंगे, बिकॉज वी आर आवर फ्यूचर। सो भगवान को लेके क्या सीन है आपका कि लाइक आप एथिस्ट में बिलीव रखते हो कि लाइक जो बंदे एथिस्ट होते हैं, जो नहीं मानते किसी को, ठीक है, और जो होते हैं वो मानते हैं, तो क्या मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? क्योंकि ये भी एक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है। तो वैसे आपने कलावा पहना हुआ है तो समझ आ रहा है। वो आई हैव टू गो बाय सर्टेन रिलीजियस प्रैक्टिसेस की पहनना है भाई, पहनना है, मम्मी का मन है, मम्मी का तो हम अपने पेरेंट्स की बात नहीं टाल सकते, ये हमें सिखाया जाता है। ठीक है, तो सही बात है। आइए, अगर धर्म पे चर्चा कर ही रहे हैं हम लोग, तो मैं धर्म पे चर्चा नहीं, हाँ ही मतलब धर्म मानने पर, भगवान पे चर्चा कर रहे हैं, खुदा पे चर्चा कर रहे हैं कि मानते हो नहीं मानते, क्योंकि एक्चुअल में किसी ने नहीं देखा है ना, जो मूर्तियां बनी है उसको किसी ने देखा कि एक्चुअल में कि एग्जैक्टली वो वैसे ही दिखते हैं, ना अल्लाह को किसी ने देखा है कि वो कैसे दिखते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि यार जब है नहीं, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, और कुछ कहते हैं मैंने ये चमत्कार होते हुए देखा है, ये करिश्मा देखा है, तो क्या इस पे पर्सपेक्टिव आपका? सी what I believe is that there is somewhere something, a higher supreme force. मतलब मेरा ये नहीं है कि, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि जितना ये भगवान, अल्लाह, ये जीसस, इसने जितने बनाए हैं ये सब इंसानों के बनाया हुआ है, क्योंकि दैट सुप्रीम फोर्स उसने कभी डिसाइड नहीं करा कि वो किसी हिंदू को हेल्प करेगा कि किसी मुस्लिम को हेल्प करेगा, जो हमें सब चला रहा है। दैट आई बिलीव इन अ वेरी हायर स्पिरिचुअल फोर्स दैट इज गवर्निंग ऑल ऑफ अस, क्योंकि लाइफ जहाँ से शुरुआत हुई उसे शुरू बनने वाला कोई तो होगा। आई बिलीव इन दैट। बट ये जो पूरा रिलीजन गिमिक है कि हाँ हमारे ये भगवान, हमारे वो भगवान, वो इंसानों ने बनाए, और इसलिए बनाए क्योंकि इंसान
को कुछ एंकर ऑन करने को चाहिए था कि किसी को मैं लुक अप टू कर पाऊँ। जब कुछ ना बचे तो मैं उसको, हाँ, मैं उस पे मदद मांगू, मैं उस पे डाल दूं कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया, या खुदा ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। समथिंग टू लिंगर ऑन, क्योंकि इंसान कितना भी अपने आप को ताकतवर मान ले इस धरती पर, सबसे कमजोर कड़ी इंसानी है इस दुनिया की। बस पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए हम वो दुनिया चला पा रहे हैं। इफ वी वर लेस इन पॉपुलेशन हमारा अस्तित्व नहीं होता आज तक, बिकॉज वी वर able to populate ourselves that much faster, और because of some certain things that हम 4 बैरक की जगह 2 बैरक चल लेते हैं, हमारा दिमाग थोड़ा अच्छा काम करता है, बस इसलिए सब है। पर इंसान कमज़ोर है, इसीलिए वो भगवान या अल्लाह किसी को बना लेता है कि हम इन पे रिलाई करेंगे चीज़ों के लिए। फिर वही चलते चलते मूर्तियाँ और जो भी कुरान सब चीज़ें जो रिलीजियस बुक्स हैं, मैं जैसे बुक्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। आई हैव बीन वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स फ्रॉम माई अर्ली एज। तो मुझे हर एक तरीके की जो जिसने किसी ने बुक लिखी है तो वो अपना पर्सपेक्टिव ही तो कह रहा है। अब जैसे रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं हमारे, तो उसमें भी आपको कभी बुरा करने को नहीं सिखाया जाता है। हर धर्म यही सिखाता है कि आपको ये अच्छा करना चाहिए, आपको अच्छे आचरण करने चाहिए, आपको अच्छी हैबिट्स अपने अंदर लानी चाहिए। हालांकि मतलब अल्टीमेटली कंक्लूजन इस बात का ये है कि भगवान आप मानो ना मानो वो अलग फैक्टर है, अच्छा इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप भगवान पे मानते हो हाँ, तो फिर उनकी बुक्स को फॉलो करो। बुक्स पे कुछ भी गलत नहीं लिखा है, चाहे आप हिंदुइज्म में जाओ चाहे आप इस्लाम किसी में भी जाओ, गलत नहीं लिखा है। नहीं गलत लिखा और इंसान को उसको देखने का नजरिया जब गलत हो जाता है तब इंसान गलत हो जाता है। क्योंकि वो जब लिखी गई तो वो अच्छी चीज़ें लिए लिखी गई कि इंसान अच्छे से फॉलो करेंगे। हाँ, उसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि सुपरस्टिशंस एग्जिस्ट करते हैं जो कि तब काम आते थे, पर अब जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये तो फेड हो रहा है, इसकी जरूरत भी नहीं है इस काम को करने की। मतलब जो चीजें पहले सुपरस्टिशन मानी जाती थी अब उसके हम उस चीज का हमारे पास लॉजिकल साइंटिफिक आंसर, और हम उसी में लाइक कर जा रहे हैं कि वो इतनी डीपली इंग्रेव्ड है हमारी सोसाइटी में कि हम उसको अप्रूट नहीं कर पा रहे हैं, कि अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ के हिसाब से कि भाई ये पहले होता था, अब जरूरत नहीं है इस चीज़ की, तो अब कर। तो मेरा पर्सपेक्टिव यही है भगवान की, यस देयर इज अ हायर स्पिरिचुअल फोर्स दैट इज गवर्निंग ऑल ऑफ अस। कहीं ना कहीं लाइफ का एग्जिस्टेंस जहाँ शुरू हुआ उससे स्टार्ट करने वाला द क्रिएटर जिसको कह सकते हैं है, मतलब है। और उसे किसी धर्म से किसी जाति से उसको कनेक्ट कर देना, डिफरेंशिएट वो इंसानों की है। मैं एग्जैक्टली तभी मैं हर धर्म की इक्वल रिस्पेक्ट करता हूँ, किसी को रिस्पेक्ट करने का नहीं देखता हूँ। भाई तुम्हारा बिलीफ है तुम मानो, हमारा बिलीफ है हम मान रहे हैं, जिसे जो मानना है मानो, बट नेवर डू एनीथिंग अगेंस्ट दैट बिलीफ, नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग, दैट्स इट। एक चीज और जो इस जेनजी जनरेशन में चल रही है, लाइक LGBTQ, लाइक लड़कियां से शादी कर रही हैं, लड़के शादी कर रहे हैं, मतलब कुछ भी चल रहा है, ठीक है। और तो मैं बस इतना छोटा सा एक सवाल कि अगर इन केस आपका कोई बेटा हुआ, ठीक है, और वो आपका लड़का बाद में किसी लड़के से ही शादी करने के लिए बोलता है, तो क्या आप उसको सपोर्ट करोगे या नहीं? आप इस क्वेश्चन जगह वुड यू रादर पूछ सकते तो भी ठीक लगता है मुझे। वो तो यार चैनल आगे ग्रोथ होने से पहले ही खत्म हो जाता। मैं सोच रहा चैनल के नाम ही वुड यू रादर कर लूं। खैर, काफ़ी ज़रूरी सवाल था क्योंकि हम लोग अभी रिसेंटली ट्रिप पे गए थे कुछ फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पे भी ट्रिप पे थे, लॉन्ग ड्राइव थी, तो चर्चा करने का कोई विषय नहीं था, तो हमने सोचा इस टॉपिक को उठाते हैं। तो यार काफ़ी डिफरेंट ओपिनियंस आए थे, तो मैं जानना चाहूँगा, जितने भी मेरे गेस्ट आते हैं मैं उनसे ज़रूर पूछता हूँ कुछ कॉमन क्वेश्चंस, जैसे कि मैं एक उसका फाइनल कंक्लूजन निकाल सकूँ खुद से ही। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन? देखिए, दिखाइए, सुनिए, मतलब इट्स अ पॉडकास्ट। तो आई बिलीव इन द डेफिनेशन ऑफ लव। अगर इंसान को किसी से प्यार होता है तो दैट इज बियॉन्ड एनी बाउंड्रीज। इफ यू लव एंड जनरली केयर फॉर समवन, तो आप नहीं देखोगे सोसाइटी क्या कैसे फंक्शन करती है। अगर आपको इंसान पसंद है तो है। अब हाँ, अब सोसाइटी ने ये कुछ बनाया है कि नहीं, लड़का लड़का नहीं कर सकते, लड़का लड़की नहीं कर सकते। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि जो
बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, बायोलॉजी के अगेंस्ट मत चलिए, बट इफ यू आर कंफर्टेबल इन लविंग समवन ऑफ योर सेम जेंडर एंड इफ यू आर एबल टू स्टैंड विद देम टिल द लास्ट पाथ, then it's okay. There is no whatsoever problem in loving anyone that you genuinely love, even if it's from your same gender or else. सो आप अपने बेटे को सपोर्ट करोगे अगर वो किसी लड़के से शादी करना चाहता है तो आप उसके See, I don't have any plan on having kids at all. तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या ही करूँ? हाँ ये एक सवाल और खड़ा हो गया कि ये क्या अभी बच्चों तो नहीं होता है, लोग कैसे होते हैं? पार्ट रहेगा। खैर यार एक बात ये भी तो है क्या कि अगर लड़के लड़के से शादी करने लगेंगे, लेट्स सपोज हम कुछ साल पीछे चले जाते हैं, उस टाइम भी ऐसे ही चल रहा होता कि लड़के से शादी कर रहे हैं, तो जब वो रिप्रोडक्शन होता ही नहीं तो फिर आज हम वजूद में होते ही नहीं, तो फिर ऑफ कोर्स ये चीज़ गलत है ना। पर अगर ऐसे इतनी पॉपुलेशन होने के बाद अगर इतनी अभी पॉपुलेशन हो रही, चलो ठीक है, लॉन्ग टर्म विजन में सोचो कि तो यार आपको क्या लगता है कि ये काइंड ऑफ वायरस है जो फैल जाएगा? यस कैसे फैल जाएगा? वो रिप्रोड्यूस ही तो नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट उन ब्लड लाइन वही खत्म हो जाएगी ना। उनकी ब्लड लाइन खत्म होगी, बस अवेयरनेस हर जगह फैल रही कि हाँ ये भी लड़के से, वो बहुत आगे की बात है। वो अभी अगर हम लोग अपने लाइफ टाइम में तो वैसे भी नहीं होने वाला है, पर अगर हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के अगर जाना चाहें, कभी आर्काइव्स में निकली ये पॉडकास्ट कि हाँ 2 लोग बात कर रहे थे इस विषय के बारे में, तो मेरा ये रहेगा कि अगर आप रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हो तो आपकी ब्लड लाइन तो आपके साथ खत्म हो जाएगी। इफ़ यू आर विलिंग टू रिप्रोड्यूस देन देयर इज ओनली वन वे, रिलाई ऑन दैट। नहीं करना चाह रहे हो, यू विल एंड योर ब्लड लाइन विथ योर। लव करने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, जिससे जब जहाँ पे आप होता है, अगर सच्चा है गो फॉर। आपको मुझे बॉस सच समझ में झूठ बोल रहा है गाइस, दैट इज समथिंग आई वुड लाइक टू पास। मिला नहीं गाइस, होता सबको है लेकिन हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खैर खुश नसीब है वो जिनको मिली है बाहर जिंदगी में। नेक्स्ट बारी बड़ी है क्या? अरे यार हाँ, तो टेक्निकल क्वेश्चन मैं पूछ रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। खैर तो हाँ, आईटी में आप बीटेक कर रहे हो, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कि हमेशा से, और प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स एंड किसी को आप अप्रिशिएट करना चाहोगे या किसी को क्रेडिट देना चाहोगे कि अगर ये सर नहीं होते या ये प्रोफेसर नहीं हो या ये एचओडी सर नहीं होते? आप उसको काफ़ी वो नैरो डाउन कर दे रहे हैं, जनरल रखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके की बिल्कुल, जब जहाँ तक चले गए हैं, अब मेरा ऐसा वही रहेगा तो काइंड ऑफ बोरिंग हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो बात ये है कि मुझे सीखने को मिला, क्योंकि बचपन से मैं क्यूरियस हूँ कि हाँ ये चीज़ काम करती, क्यों करती, ये चीज़ काम नहीं करती तो कैसे नहीं कर रही, इसको काम करना चाहिए। तो मैं क्यूरियस हूँ चीज़ों को सीखने के बारे में, और क्यूरियसनेस और डिटर्मिनेशन आपको बहुत दूर ले जा सकता है। ठीक है। तो आप जब तक क्यूरियस रहोगे, कहीं पर भी हो आप, मैं आईटी में हूँ, मैं डॉक्टरी में होता, मैं कहीं भी होता, मैं अगर क्यूरियस हूँ तो मुझे सीखने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। तो जब तक आप सीखने की वो जो ज़ीद होती है अपने अंदर रखे रहोगे कि हाँ वो फायर है कि यस आई हैव टू लर्न, रोज़ सुबह उठूंगा कुछ नया सीखते हैं आप, और ये देखते हैं ये कैसे काम करता है, अच्छा आज दुनिया में ये हो गया, इसके पीछे की मैथ क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है, ये कैसे काम कर रही है। तो जब तक आप क्यूरियस हो तब तक आप हर किसी से ज्ञान लेने की कोशिश करोगे। जैसे मैं अभी आपके साथ भी बैठा हूँ तो मैं आपसे भी चीज़ें जो आप बोल रहे हो उससे कुछ ना कुछ अच्छा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ यार ये पर्सपेक्टिव भी तो है, इसके बारे में नहीं कोशिश करना पड़ता है, इसमें से अच्छी चीज़ें निकाली थी, जैसा इंसान होता है इससे और से ही है। हाँ, अब बात आई वो क्रेडिट देने किसी को, तो सारे टीचर्स को दूंगा मैं, क्योंकि जब भी कोई पढ़ाने आया तो उसने पढ़ाने का ही देखा, दे वर डूइंग देयर जॉब ऑफ टीचिंग अस, वो मॉड्यूल्स कंप्लीट जैसे करवा रहे हो, मुझे उसका कुछ नहीं कि हाँ पढ़ा ही रहा हो, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ना इंसान को खुद ही पड़ता है, सामने वाला आपको ईज आउट कर देता है। तो कुछ लोगों ने ईज आउट करा, कुछ लोगों ने कॉम्प्लिकेट भी करा चीज़ों को, जो चीज़ें आती थी वो तक बुला पी कॉन्सेप्ट से ला दिए, और कुछ लोगों ने ऐसा भी करा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट सिखाया, जैसे डीएसए के कॉन्सेप्ट्स हो गए जो
ड्राई करते हैं। तो एक जो सर थे वो हमेशा अक्सर कहते थे कि मेले में आए हो क्या। तो उन्होंने मेले में रहते हुए भी हम लोग को डीएसए से मेलजोल सिखाया कि ट्री कैसे काम करता है, ये स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं। तो हाँ, उनका भी थोड़ा बहुत रहेगा। और जैसे कि आपने एचओडी की बात की, जो हम दोनों के एचओडी रह चुके हैं, तो उनका भी एक योगदान ये रहेगा कि ही ऑलवेज फोर्स्ड मी कि यार ये करो। और वो गलत नहीं थे, थोड़े स्ट्रिक्ट हो, उनका कहने का तरीका शायद कुछ और हो, मुझे उनकी बात समझ सही से ना आती हो, बट आई डोंट कंसिडर हिम एज रॉन्ग कि हाँ वो गलत बोल रहे हैं, वो अच्छा नहीं सोचते मेरे लिए। वो स्ट्रिक्ट थे, चिल्लाते थे, डांटते थे, फटकारते थे, बट उनकी इंटेंशंस कभी गलत नहीं हुए। और एक्यूरेट, मतलब बहुत अच्छा प्रोडिक्शन उनका, बहुत अच्छा था। मशीन लर्निंग के टीचर थे वो, और उनकी लाइफ में भी प्रोडिक्शंस बहुत अच्छे, मतलब एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी उनकी। तो यार उन्होंने जो जो चीज़ें बताई, वो चीज़ें अगर तुमने फॉलो करी तो फिर तुमने अचीव किया है। और मैं जैसे अभी भी एज अ रिसर्चर ही काम कर रहा हूँ, तो मैं उनके अंडर भी एज अ रिसर्चर ही काम कर रहा था। तो उनसे जो एक्सपीरियंस मिला वही मैं दूसरी जगह लगा पाया, और जहाँ मैं हूँ उसका थोड़ा एक भाग तो उनके हिस्से का भी आता है कि ही इन अ अनइंटेंशनल वे फोर्स्ड मी टू डू दिस थिंग्स। और ग्रेजुअली मेरा इंटरेस्ट खुद ही आ गया इसमें कि रिसर्च का जो फील्ड होता है उसमें आपको सब चीज़ एक्सपर्ट बनना पड़ता है। आप एक और अच्छी पास क्यूरियोसिटी वाला फैक्ट बस हाँ, तो इन दोनों फैक्टर्स ने मुझे हेल्प किए थ्रू आउट माई कॉलेज लाइफ। यार मैं भी एक टीचर को क्रेडिट देना चाहूँगा यार, लगे हाथ। जस्ट मैं हूँ ऐसा। अरे यार ठीक है यार, कोई ना, कॉलेज तो सेम है। शुभांगी मैम बता रहे। वो लंबी लंबी से जो है। हाँ, लंबी लंबी से भाई। जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था तो उनको मैंने जाके बताया कि मेरा प्लेसमेंट हो गया, तो उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए थे। अरे मतलब इस कॉलेज से दर्द हो रहेगा। किडनी थोड़ी होगा। तो उस कॉलेज से यार मेरे, मतलब शुभांगी मैम नहीं आई जो, उतना उनसे मतलब वो भी नहीं था। हालांकि वो अच्छा मानते थे मेरे को, आते आते उन्होंने मुझे पनिशमेंट भी दी थी, बट ठीक है, मैंने चीज़ों के से बैलेंस आउट करा था। और भी टीचर्स थे यार, इनसे भी उम्मीद थी कि कुछ तो भाई पार्टी चार्टी हो थोड़ी सी, लेकिन उन्होंने भाई मुझे समझ नहीं आया, तुरंत उन्होंने 500 रुपये रख दिए भाई। हालांकि पैसे की बात नहीं है, बट उन्होंने अपने एफर्ट्स और ये सारी चीज़ें मुझे जल्दी को यार, मैं तो गया नहीं, मुझे पास रहना चाहिए था, पहले क्यों नहीं बताया। मैम ने बना के रखा, किसी ने बताना नहीं बेटा, मेरा खर्चा हो जाए। 500 बनो सुन लो, यू डिजर्व। हाँ अच्छी हैं यार, उनके बच्चों को मैं गिफ्ट दे ही जाऊंगा यहाँ से जब चाहूँगा तो। उसे 500 बनना। चलो समझो शुभ, उस पे आते हैं किस पे? जो हमारा फ्लो चल रहा था। फ्लो से याद आया, आपकी जॉब फ्लैम में कैसे लगी? व्हाट इज़ योर प्रोसीजर लाइक इफ एन इंजीनियर इज वाचिंग यू, एंड हाउ दे कैन अप्लाई फॉर फ्लैम, एंड इंटरनल क्या चलता है कंपनी में? See, फ्लैम एमएनसी नहीं कहूँगा, इट्स अ स्टार्टअप, ऑलराइट, बट इट्स अ वेरी वेल फंडेड स्टार्टअप। हमारे पास क्लाइंट्स अच्छे हैं, हमारे पास डील्स जो हमारी चल रही हैं समय वो सब अच्छी चल रही हैं, एंड वी किल्ड आवर competitor kind of way back, like 2-3 years ago. The competitor that was competing against us, they got off the market. फ्लैम क्या करती है बाय द वे? Flamb is making interactive ads on your devices, और like ads that you can interact with, ads जो सिर्फ एक वीडियो ना हो पर एक इमर्सिव एक्सपीरियंस बन जाता है आपके लिए। इंटरैक्टिव एड्स। हाँ, इंटरनेट उसमें जिस एड से आप कुछ कर सकते हो। लाइक आई वाज वर्किंग ऑन समथिंग, अ प्रोजेक्ट ऑफ ट्रैकिंग एन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो मेरा ये था कि लाइक यू हैव एनी ऑब्जेक्ट, हाँ, इफ वी टेक दिस ऑब्जेक्ट, सो वी हैव दिस ऑब्जेक्ट राइट हियर, वी हैव टू एस्टिमेट इट्स पोस्ट फर्स्ट। क्योंकि अगर हमें इस पर जैसे एड फिल्म चलानी है कोई इसी सरफेस पर, तो हमें पता रहना चाहिए कि इंसान जब इसको हाथ में लिए है, कहीं भी इसको इधर उधर कर रहा है, तो कैमरे से उस तक तो 2D पहुंच रहा है, क्योंकि कैमरे के सब 2D होता है, ठीक वो पर्सपेक्टिव में ऐसा उसको वार्प कर देता है कि हमको 3D महसूस होता है। तो फॉर दैट वी नीड एग्जैक्टली इट्स 2D एंड 3D की पॉइंट्स, कि ये किस ओरिएंटेशन, किस हर ओरिएंटेशन में कहाँ पर है, है। मतलब दिस इन अ वर्ड स्पेस वेयर इज एग्जिस्ट। एक बार हमको वो पता चल गया और हम अगर उसको ट्रैक कर पा रहे हैं फ्रेम बाय फ्रेम, तो हम उस पर एक ओवरले लगा के एड चला सकते हैं, या कुछ भी जो कुछ चलाना हो ओवरले कर सकते हैं उस चीज़ का। तो दैट इज समथिंग दैट आई वाज वर्किंग ऑन, एंड इट्स करंटली बीइंग मेड लाइक सक्सेसफुली, एंड या
one thing that we work on is making things appless. Like there is no platform dependency. You can just scan the QR code and yeah, the app works on that. The app works on anything. Even if you have a low-end device, like has a minimal configuration, our ads will work on it. Okay, got it. And we also have made the world's smallest XR engine that is less than 6 MBs. What is XR? XR is extended reality. Like you must have been familiar with the game Pokemon Go. 2016 या 17 के बीच में कभी आया है. Okay. That was made by a company known as Niantic. Niantic. हाँ. तो XR ये होता है कि placing a virtual object in the real world. So that is extended reality. Mixed reality is interacting with the real and virtual objects. AR is just going into some other world. A physical or a computerized world, not a physical world. So XR is immersing both of them into one. So that is. Okay. So And if I talk more about Flam, you also asked about the work culture that we have there and how we work. And you also asked about the process, if I may remember. So let's first talk about the process. Was kind of simple for me. Like they came to our campus placements and they give an assignment initially in which I have to develop some of an app that was a part of computer vision pipeline. I have to implement it in a small app and then just give it back to them. So I successfully made that app and then I gave them back to it. And from that, they selected me for the interviews. Then there were 2 rounds of interviews basically. Some other colleagues that I met there, they said that there was 1 round, some said there were 3 rounds. So that I think is because of how good as a candidate you are and how good you were able to present yourself to the interviewer. If the interviewer is suffice with you in the first round interview, he'll not ask you for further more interviews. But if he thinks that there is something that you are lagging or some things you are inexperienced in, then they will give you another chance. Yes, you can communicate more, you can learn more, you can come back stronger in the next round. So for me, there were 2 rounds. First was taken some by a senior R&D engineer. So he asked me questions about the app and what other projects I've been working on. And he was mainly focused on the app part and what knowledge I have. The second part was something like an experience for me in itself, because it was taken by a manager level of interviewer. And he asked me questions not only technical, but psychological also. Like, how do I think as a researcher? What is my thought processes as a researcher? What is the aim that I have whenever I start a project? What is the end goal of it? So he got very deep into the conversation where he was asking very deep technical stuff and very deep psychological stuff. He wanted to test my limits, that how far I can go. So all in all, it was a very nice experience. I was able to communicate with him, both of them actually, very well. And the result was there that I was selected in the company. Okay, cool. And as Akshit, we know that like your financial background was poor. So कैसा फील आया था जब फर्स्ट टाइम आपको सैलरी मिली थी? तो क्या आवाज ऐसा था कि यार जिम्मेदारियां हैं, मुझे जो जिम्मेदारियां करनी है, शौक पूरे करने हैं, कैसे कैसे करना है, लोन चुकाना है, क्या क्या चीज़ें दिमाग में चल रही थी उस टाइम कि यार सैलरी आई है, अब ये करना है? मतलब देखिए, जब इंसान की पहली सैलरी हाथ में आती है तो वो सबसे पहले उस इंसान के बारे में सोचता है जिसने उसको यहाँ तक पहुँचाया. ठीक है. तो मेरे मन में पहला ख्याल आया कि मेरी माता जी. ठीक है. और मेरे दोस्त भी थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया थोड़ा बहुत. मेरे इंटरव्यू प्रोसेस में मेरे साथ रहे थे वो लोग. मुझे जो चीज़ें नहीं आती थी उन्होंने उसी में हेल्प भी की मेरी. पर जहाँ तक सबसे बड़ा रोल माता जी का था, क्योंकि उन्होंने बचपन से मेरे लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स किए. ये तो ऑब्वियस. उन्होंने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये लड़का कुछ करना चाहता है तो मैं खड़ी उसकी दीवार बन के ये करेगा, सारी चीज़ें मैं हैंडल करूँगी इसके लिए. ये बस कभी रुकना नहीं चाहिए. माता जी तक वीडियो पास आई जाए हो जाए. तो सबसे पहले तो ख्याल यही आया, मैंने उनको फ़ोन किया, मम्मी सैलरी आ गई, गिफ्ट क्या चाहिए आप बताओ. तो उन्होंने कहा कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, अपना खर्चा वर्चा तुम सब निकाल लो, जो जो तुम कर सकते हो, तुम्हें कुछ भी खाना पीना अपना कुछ खा लेना, और
वो क्योंकि भगवान में बहुत मानती हैं, क्योंकि उनको लगता है नहीं जो दिया वो ऐसा भगवान का है, तो ठीक है। अच्छी बात है, सुनने बुरी बात नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा देना। ठीक है। तो मुझे माननी थी उनकी बात कि ये जिसको गिफ्ट नहीं चाहता वो ये कह रहा है। उन्होंने कहा कि जब कभी और अच्छी सैलरी बड़ी बन जाए तो अच्छा से गिफ्ट देना, बहुत बढ़िया सा। अभी इसमें क्या, अभी तो चलाते रहो, जो कर रहे हो करते रहो। तो उन्होंने ये कहा कि प्रसाद जरूर चढ़ा देना और उनसे भगवान से ही मांगना कि भगवान और ऊपर जाना है और इससे नहीं रुकना है। हाँ, लालच नहीं कहूँगा, और वही है कि एक चाह होती है कि हाँ सपने हैं तो सपने छोटे क्यों पूरे करें, सपने बड़े भी पूरे करें। हाँ। तो उन्होंने यही कहा कि बड़े सपनों के लिए उनसे मांगना है कि और बड़े सपने देख पाऊँ और बड़े सपनों की काबिलियत पूरी करने की कर पाऊँ। यही दो चीज़ें मैंने कही थी। तो दैट वाज समथिंग दैट वाज वेरी गुड टू मी। आपके लाइफ में ऐसा कोई गोल आपने जो सोचा हो जो आपकी औकात के परे हो, ऐसा कुछ? अंधा पैसा, अंधा पैसा, पैसा इज औकात के परे मैं ये कहूँगा कि लाइक ये चीज़ करनी ही करनी है, मतलब भले तुम्हें पता हो कि शायद ये चीज़ ना कर पाओ तुम, या मुश्किल हो बहुत ज़्यादा, बट ऐसा कोई एंड गोल की याद ये तो करके ही मरना है। हालांकि वो एकदम वो ना हो, कमिट ना किया हो आपने, बट हाँ एक दिमाग में कहीं बैकग्राउंड में चल रहा हो, काश ये हो जाता। देखिए मेरा लॉन्ग टर्म गोल तो यही है कि आई वॉन्ट टू बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसफुल? पैसा नहीं आता है उसमें कहीं भी, मेरी डेफिनेशन में पैसा नहीं ठीक है। सक्सेसफुल की। ठीक है। मेरा है कि एक जो सोसाइटी जिस नज़रिए से मुझे अभी देखती थी इतने सालों में कि हाँ इसके फादर नहीं है, सिंपैथी जो देते थे वो लोग, सिंपैथी जो, हाँ, और जो बहुत सारी चीज़ों मुझे पीछे रखा था कि नहीं इसका तो उतना अच्छा होगा नहीं, वो जी वैसे भी अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, मतलब उसका बचपन भी उतना अच्छा नहीं होगा, तो लोग उसे दबाने की कोशिश करते थे अक्सर। मुझे चाहिए कि मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊं जहां मुझे इन सब की किसी बातों से फर्क पड़ना बंद हो जाए, वो हो कि सक्सेस मेरे लिए, और मेरी माँ की आंखों में आंसू ना आने पाए उसके बाद कभी भी। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर मी। पैसा कहीं नहीं आता है, पैसा आज कमा रहा हूँ उसमें भी खुशी पॉसिबल है, और कमाऊंगा उसमें भी खुशी पॉसिबल होगी। ये भी मैं कह रहा हूँ कि पैसे से ही खुशी खरीद सकते हो। लोग बोलते रहें कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। मनी इज Money is not everything, but money can do lot of things. money can do a lot of things, not just lot of, a very lot of things. इसलिए मनी एसेंशियल है अपनी जगह पे, पर एक जो वो मेंटल स्टेटस को होता है लाइक अभी ह्यूमन वैल्यू मेरी दर्शन दिखे आया था ना, लाइक उस पे अर्था था। हाँ, तो उसमें अर्था का मतलब होता है अर्निंग और सैलरी एंड वेजेस, और अर्था क्यों जरूरी? धर्मा अगर आपको, यानी कि अगर आपको ज़िंदगी में सही पाथ चूज़ करना है, लोगों के लिए सही चीज़ें करनी है, तो उसके लिए भी पैसा ज़रूरी है। अगर आप किसी गरीब की भी मदद करने का दिमाग में सोचे हो तो फिर उसके लिए भी पैसा ज़रूरी है। तो कभी अगर कोई इंसान ये कहता है कि यार मुझे पैसे से कोई मतलब है, तो ये सरासर झूठ है। पैसे ज़रूरी हैं, पैसे बहुत जरूरी हैं। डेफिनेटली। ये सोसाइटी बनी ही ऐसे है कि पैसे वही चल पा रही है। एग्जैक्ट। आप अकेले बैठ के सोसाइटी चेंज करने जाओगे, आप सबसे पहले विनाश होगा। बेहतर यही है कि आप सोसाइटी को चेंज ना करने के बजाय सोसाइटी से ऊपर निकलने की सोचो। कमाओ पैसे, जितने पैसे कमा सकते हो कमाओ। बी सक्सेसफुल इन ईच एंड एवरी वे यू कैन बी। दैट इज इट। Apart from your technical learnings and skills, what are your skills? Some of my very good skills are I can make people laugh. Make people laugh. I can entertain people a lot. I can talk to anyone about anything. Anything. हाँ, कि मतलब आप किसी बारे में बात कर रहे हो, मेरे पास उस बारे में शायद आपके जितना ज्ञान ना हो, पर मैं आपसे बात करने तक की काबिलियत रखता हूँ कि हाँ मैं आपसे बात करने लगूंगा। Exactly. और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें मैं आपसे सीख के ही आपकी बातें आपको बताऊंगा, आपको लगेगा कि हाँ इसको पता इंसान को पता है। Exactly. तो उसे आप कह सकते हो बेवकूफ बनाना इंसान को, पर काम तो करती है ये चीज। ठीक है। और थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ। थोड़ा बहुत? हाँ, यहाँ पे गा नहीं सकते बिकॉज ऑफ पॉडकास्ट। बिल्कुल गा सकते हैं। अबे कोई मूड नहीं है, अभी हम लोग बहुत ही डीप कन्वर्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो गाना क्योंकि एक एस्केप है मेरे लिए। मैं आप लोग को एंड में इसको गाना जब गाऊंगा, आप लोग परेशान, आप लोग बस बने रहे, आई वोंट बी एबल टू, आप लोग बने रहे एंड तक। खैर हाँ, तो नेक्स्ट आपका ये है कि ये बताइए कि क्या आपको आज भी लगता है कि आपका जो लक है उस आप क्या लक का फैक्टर लेके चलते हो? अभी क्योंकि यार देखो,
आपका लक ना बहुत वर्स्ट था, लाइक घर टूट रहा था, ठीक है, अरे नहीं, नहीं मतलब घर नहीं टूट रहा था, लाइक हाल बुरा था, ठीक है, एंड पढ़ने में अच्छे थे बट प्लेसमेंट नहीं लग रही थी, उन दोस्तों की लग जा रही थी जिनकी नहीं लगनी चाहिए थी। अरे पैट, ठीक। ठीक है। और हाँ तो लक वाला मैं पूछ रहा था, तो क्या लक में क्या अभी भी बिलीव रखते हो आप? अभी नो। और जहाँ तक है, अभी तक मतलब अभी अभी जॉब लगने के बाद से अभी तक जॉब लगने के बाद भी मेरा लक यही है कि बुरा चल रहा है? नहीं नहीं, बुरा नहीं कहूँगा, मैं लक को बुरा कभी नहीं कहता था, मैं कहता था कि लक मेरे साथ नहीं है। साथ नहीं, अभी कहीं और है, आ जाए। हाँ, और वो आता जाता रहता है, कभी आपका लक चलेगा, कभी आपका लक नहीं चलेगा। वो बात रहती है कि आप उसके लिए प्रयास कितना करते हो। क्योंकि मेरा यही था कि मैं मेहनत में शायद कहीं चूक रहा था, मैंने ये मान लिया, मैंने अपने ऊपर ले लिया है। ठीक है। क्योंकि लक जब तक मैं कर रहा हूँ तब तक मैं किसी पर दूसरे पे अपनी गलती थोप रहा हूँ। मेरा पहले ही सिद्धांत ये कहता है कि आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा, गलती अपने ऊपर ही लूँगा कि हाँ मेरे में कमी है, मुझे सीख करनी है चीज़। Correct. लक एक फैक्टर है, एग्जिस्ट करता है, करता रहे, मुझे करना है उसकी परसेंटेज डाउन, दैट इज द मोटिव। What changes you more? Is it your situations or is it your mindset? सी, अगर मैं इसकी एक एनालॉजी आपके सामने रखूं तो सिचुएशंस आर दी हैमर्स दैट आर बीइंग पुश्ड ऑन अ स्टोन। ठीक है। माइंडसेट is deciding whether you have to break and become coal or sustain yourself long enough to get that pressure and become a diamond. सिचुएशंस वही हैं कि आपको हथौड़ी मारेंगे, बाहर आएंगे आप पर। माइंडसेट अगर आपका अच्छा हो तो आप टूट के पत्थर नहीं बनोगे, आप प्रेशर झेलोगे, डायमंड भर के बाहर निकलोगे। तो यही आपका मेरा आंसर है, इससे अच्छा नहीं हो सकता। Nice. All right. And उसको आप क्या राय देना चाहोगे जो अभी इस कंडीशन में कि लाइक वो टैलेंटेड है बट उसका अभी लक चल नहीं रहा है या गुम हो गया है, बट वो दम हार चुका है, टूट चुका है, इनफैक्ट अब वो थक गया है कि अब वो नहीं कर पाएगा, अब वो कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता भाई, जो चल रहा है चलने दो, मुझसे नहीं हो पाएगा। उसको आप क्या बोलना चाहोगे जैसे वो दोबारा किक स्टार्ट कर सके अपने करियर को और दोबारा से मेहनत करना स्टार्ट कर दे या फिर कुछ ऐसा? यही है, जो मन होता है ना बहुत चज्जल हो तभी अच्छा होता है, नहीं तो इंसान को मरा मान लिया जाता है। तो यही होता है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो अगर आपने मन पर काबू पा लिया अपने कि मेरा मन है कि मैं करना चाहता हूँ, अभी आपने मन बनाया हुआ कि नहीं यार मैं हार चुका हूँ, मेरा मन नहीं करता है कि कुछ भी करो। तो एग्जाम्पल यही है कि शेर होता है, झपट्टा मारने के लिए पहले वो पीछे जाता है, थोड़ा सा 3-4 कदम पीछे लेता है। तो आप यही मानो कि आप शेर हो, आपको झपट्टा मारना, आपका समय आएगा। ऐसा कोई नहीं होता जिसका हमेशा अच्छा होता रहता है, ऐसा कोई नहीं होता जिसका हमेशा बुरा रहता है। लाइफ है, ऊपर नीचे होती रहेगी। एक लाइन में अभी सुनी थी रिसेंटली, किसी ने तो बोले कहानी वाला कि जो वो मीटर लगा रहता है जब दिल की धड़कनें ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होती हैं, तो अगर इंसान जिंदा है तभी उसकी धड़कनें ऊपर नीचे चल रही है, तभी लाइफ में भी अगर आप ऊपर नीचे हो रहे हो, लाइफ अगर ऐसे लीने चल रही तो मर चुके हो, मर चुके हो। क्योंकि मन, वही तो कह रहा हूँ, मन का चंचल होना बहुत जरूरी है। मन जब तक अलग अलग चीजों पे है तब तक वो जिंदा है। आप मन एक चीज में लगा के उससे हार के मान के बैठ गए हो, आप मर चुके हो अंदर से। जिंदा हो, जिंदा लाश कोई नहीं बनना चाहता, आप जिंदा इंसान बनो। मन को फिर से वापस लाओ कि यार करते हैं यार कुछ, ऐसे कैसे हम हार गए थी जिंदगी, हमें तो काबिलियत भी है। वो नहीं हारा जिसके अंदर काबिलियत नहीं है, मैं कैसे हार सकता हूँ, मेरे अंदर तो है, मैं तो कर भी सकता, पोटेंशियल है मेरे अंदर। तो वो पोटेंशियल की फायर को जगाए रखना बहुत मुश्किल है, पर जो कर पाता है उसके सामने दुनिया झुकती है। ये तो है, सही बात है। एंड आज की जो दुनिया है, इन टुडेज वर्ल्ड, लाइक नेपोटिज्म भी बहुत चल रहा है
और कमीशन वगैरह भी, फेवरिज्म, कमीशन, फेवरिज्म, सब चीज़ें। बहुत सारी चीज़ होती है। तो क्या क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों के वजह से हमारा टैलेंट, जो एक्चुअल टैलेंट है, वो डाउनग्रेड हो गया है, या उसको हिडन हो गया है, या उसको उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, या फिर ऐसा है कि जो एक्चुअल में टैलेंटेड है उसको दी जा रही प्रायोरिटी, बस ये लोग खौआ बना रखे हैं कि यार फेवरिज्म और ये चल रहा है? देखिए, काफ़ी कंट्रोवर्शियल टेक ले सकते हैं लोग उस पर, पर अगर हमें क्लैरिटी चाहिए क्लैरिटी से, तो दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। कि जो कर पा रहा है उससे अगर कहीं हेल्प मिल जा रही है तो उसको लोग कह दे रहे हैं कि हाँ ये नेपोटिज्म से आया है, और जो नहीं कर पा रहा है वो ताने मार रहा है कि देखो नेपोटिज्म होता है इसलिए नहीं हो पा रहा है, देखो उसकी मतलब मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास कोई हेल्प नहीं है। मैं मानता हूँ कि हाँ, जहाँ फेवर्स हैं, जैसे एंसेस्ट्रल वेल्थ होती है, आप उसके बराबर कभी नहीं जा सकते। जो पुश्तैनी दौलत होती है इंसान में, आप उसको नहीं कर पाओगे कभी ओवर पास, ये मैं तो ये मानता हूँ। पर आप एक पॉइंट पर उसके बराबर आने की कोशिश कर सकते हो, और वो कोशिश अगर आपकी काम कर गई तो आप जीत गए ना। बात तो यही हुई। तो नेपोटिज्म और जो ये चीज़ें लोग कहते हैं ये एग्जिस्ट करती हैं, खराब है, सोसाइटी के लिए कीड़ा है एक तरीके से। कि बट हमें ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए, हमें अपने पे फोकस करना चाहिए। वही तो, आप अपना करो। आपके इंसान में जो रोड़े आ रहे हैं वो हर एक इंसान के आते हैं, उसको ओवरकम करना ही जीत है। उन चैलेंजेस को ओवरकम करके जो इंसान आगे आ पाता है लोग उसी को ही मानते हैं। और जो नेपोटिज्म से आया, जो फेवरिज्म से आया, उसका एक ना एक दिन अंत लिखा है, कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा, क्योंकि उसके पास जो मेन चीज स्किल होती है, जो मेन पोटेंशियल है, उसी में वो लैग करता है। वो आया ही नहीं, क्योंकि काम हमेशा बोलता है। काम हमेशा बहुत। आप कहीं से भी आए हो, अगर आपको काम आता है, अगर आपके पास ज्ञान है, आप बातें कर लेते हो, आप अपने आप का लोहा मनवा चुके हो, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, कोई नहीं हटा सकता। लोग हटाने की कोशिश करेंगे, बहुत हद तक कामयाब होने की कोशिश करेंगे, पर इंसान लास्ट में अल्टीमेटली जो डिजर्विंग होगा उसको वो पोजीशन मिल के रहे ना, कि ये सबसे अच्छी चीज होती है। सो व्हाट इज दैट वन हार्श ट्रुथ अबाउट सक्सेस दैट पीपल डोंट टॉक अबाउट? द बर्डन ऑफ फेलियर्स। हाश तो यही है कि जो सक्सेस जितनी बड़ी होती है वो उससे बड़ा फेलियर झेल के आ रही होती है वो सक्सेस। एग्जैक्टली। तो वो बर्डन ऑफ फेलियर्स जो होता है वो हमेशा उससे ज़्यादा होता है। आपको बस लगे रहना है कि साला छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ नहीं देता तो छोड़ेंगे। तो वो आपका बर्डन आप लेके चलो, जिस दिन सक्सेस मिले उतार के फेंक दो, क्या ये तो कुछ भी नहीं था, इससे बड़ी सक्सेस लूंगा, इससे ज़्यादा फेलियर झेल सकता हूँ मैं। लॉर्ड ब्रिंग लाइफ, ब्रिंग इट ऑन, आई एम रेडी टू टेक इट। तो ये हार्श होते जो बहुत लोग मिस करते हैं कि यार फेलियर हो जा रहा है, बार चल नहीं रहा है, छोड़ देते हैं, नहीं हो पा रहा है। जिस दिन सक्सेस मिलती है ना, आप उसके पीछे के फेलियर्स भूल जाते हो, वो अपने मायने रखते हैं। फिर कहते हो तो और इससे अच्छे फेलियर्स हैं, उससे भी बाहर हो पाएंगे। ये हार्श होता है, बर्डन ऑफ फेलियर्स। एंड व्हाट डू यू थिंक, इज लाइफ इज अ रेस? और मेरी ये टंग नकली है। ओके, सी आई मेड यू लाफ। ओके फाइन यार, ठीक है। सो क्या हमें नहीं लगता कि यार जिंदगी की जो भाग दौड़ है, इससे थोड़ा सा ठहर के, थोड़ा सा हर मोमेंट को थोड़ा सा जी लेना चाहिए? नो वन नोज दो पल की जिंदगी कब गुजर जाए। लोग हमेशा दबा के रखते हैं अपनी क्यूरियोसिटी को, अपनी खुशियों को, अपने जॉयस को, कि यार अभी नहीं, अभी बाद में करूँगा, अभी नहीं, अभी बाद में करूँगा, और अभी ये कर लेता हूँ, अभी वो कर लेता हूँ, ठीक है, ये चलता है। बट कहीं ना कहीं वो खुद को, कहीं ना कहीं खुद की खुशियों को, खुद के बचपने को मार रहे होते हैं। तो क्या लगता है कि आज की जो जिंजी जनरेशन है, उनके अंदर जो माइंडसेट ये बना हुआ है कि यार 20 के पहले कमाने लगना है, लाख 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 रुपए वगैरह कमाने लगना है, गाड़ी, फ़ोन, आईफोन वगैरह निकाल देना है, ठीक है, फिर शादी वगैरह कर लेनी है या जो भी है, ठीक है। काफ़ी कम एज में वो लोग काफ़ी मतलब बड़ा सोचने का वो है रहता है, और लाइफ को फिर वो अपने जो जो पार्ट होता है लाइफ का वो एकदम खो देते हैं। लाइक लाइफ इज सेट, इतनी सी इतनी उम्र में आपको मज़े करने हैं, ठीक है। या तो आप बैलेंस क्रिएट करो, या तो आप मज़े करो, तो फिर आप मज़े से कुछ ऐसा करो कि आपका प्रोडक्टिविटी भी हो सके। तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे?
देखिए आपने जो बात कही उसी मेरे आंसर छुपा एक तरीके से, ओके। कि आपने बैलेंस की बात करी। तो मैं तो कहूँगा अर्ली सक्सेस इज अ मिथ, अर्ली सक्सेस मिथ। एग्जिस्ट ही नहीं करती है वो। आपने अगर छोटी उम्र में बहुत हासिल कर लिए तो हाँ भाई आप एग्जाम्पल हो कि हाँ आपकी किस्मत चल गई, आप अलग चल गई, आप मेहनती थे, आपने छोटी उम्र में बहुत सारा हासिल कर लिया। पर हमारे पास लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स हैं लोगों के जिन्होंने बहुत एंड ऑफ द लाइफ में सक्सेस हासिल करी, लेकिन तब भी वो माने जाते हैं, रिमार्केबल पर्सन्स कहे जाते हैं। तो कोई सक्सेस की एज नहीं होती है, किसी को कभी मिलती है, किसी को कभी मिलती है। एक मेरे जो फेवरेट सिंगर है के, उनका एक कोट है कि एन्जॉय लाइफ एज इट कम्स। ठीक है। कि ज़िंदगी को जियो जैसे जैसे वो आती जा रही है, जो दिखा रही है ज़िंदगी उसको जियो, हर हाल में खुश रहना सीखो, क्योंकि आप खुश नहीं रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओ। दुखी मन से इंसान सिर्फ बेकार चीज़ें ही करता है। जब तक आप खुश हो आप हर चीज़ को सही करने की काबिलियत रखते हो। किसी इंसान में पोटेंशियल की कमी नहीं होती है, बस कमी होती है तो वो माइंडसेट जो उसको अटेन करना होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। All right, all right. And what do you think? What is the difference between hard work and smart work? और ये जो स्मार्ट वर्क है इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, और ये जो हार्ड वर्क है इसमें एक्चुअल मतलब क्या है इसका? देखिए हार्ड वर्क ऐसा होता है कि अगर हम दोनों कंपेयर करने चलते हैं कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क हैं क्या, तो हार्ड वर्क है कि किसी चीज़ को करने का सबसे मुश्किल तरीका जो हो सकता था प्लेन ब्रूट फोर्स अप्रोच, कि हाँ ऐसे ही करनी होती है, सिर्फ चीज़ लोग करते हैं, हार्ड है। स्मार्ट वो होता है कि उस चीज़ को करने का एक आसान तरीका ढूंढ लेना। तो मैं तो कहूँगा कि इन दोनों को अलग अलग मत देखिए, ये अलग अलग हैं तब तक बहुत कमज़ोर है। वर्क हार्ड बट वर्क स्मार्टली, आप उस पर चलिए कि आप लगन लगाओ पूरी, पर ऐसे लगन लगाओ कि साला काम हो के हो। ये नहीं कि आप लगन लगा रहे हो आपके पास कोई गोल नहीं। जैसे कि आपने पेंडुलम देखा होगा, उल्टी करके दौड़ी मार। हाँ जैसे पेंडुलम देखा होगा कि वो ऑसिलेट तो करता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं, कभी वो अपने पोजीशन पर ऑसिलेट करता रहता है, गोल नहीं है उसका। तो स्मार्ट वर्क वो होता है कि जो लॉन्ग टर्म गोल को देख पा रहा होता है, उससे पता है कि अच्छा मेरा ये गोल है, मुझे अब तरीका निकालना है कि सबसे स्मार्टली सबसे ईजिली कैसे करना है इसको। हार्ड वर्क वाला अक्सर इस चीज़ में भी चला जाता है क्योंकि वो पाथ देख रहा होता है कि अच्छा ये हार्डशिप पड़ेगी, चलो कर लेंगे, ये करेंगे, ये कर लेंगे। पर अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरे करने की काबिलियत और लॉन्ग टर्म गोल्स को देखने की काबिलियत एक साथ अपने अंदर ले आते हो, तब आप दोनों चीज़ पे फतेह हासिल कर लेते। दैट यू आर वर्किंग हार्ड बट यू आर वर्किंग स्मार्टली। क्वेश्चंस तो बहुत सारे लोग हो रहे हैं जैसे जैसे आप अपनी चीज़ें बता रहे हैं, तो ऐसे पर उन्होंने पॉडकास्ट बहुत लंबा नहीं लगता, मुझे पार्ट 2 निकालना पड़ेगा, अब तो दोबारा पॉडकास्ट करना पड़ेगा। बट कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको कंप्लीट करके इसको पैकअप करते हैं। सो क्या चाहोगे कि आपकी मदर जब ये पॉडकास्ट देखे तो कैसा फील करें, और कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहोगे अपनी मदर को जो आप उनको फेस टू फेस नहीं बोल सकते कभी, और वो मैसेज आप ऐसे लाइक इनडायरेक्टली केस उनके पास पहुंचे शॉर्ट्स के थ्रू? हेलो मम्मी, तो अगर मम्मी ये पॉडकास्ट देख रही हैं तो एक ही रहेगा कि आप कभी मुझे ये मत मानना कि मैं आपसे दूर हो जाऊंगा, कि आपसे अलग सोचूंगा, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं आपके लिए ही करने के लिए चीज़ें बड़ा हुआ हूँ। कि मैंने जो जो देखा है मैं बचपन में, कि जो जो हार्डशिप्स आपने फेस करी, जो जो सेक्रीफाइस आपने करे, मैं उन्हीं को रोज़ सोचता हूँ कि ये जो इन्होंने मेरे लिए करें, जो अपना जीवन इन्होंने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है, वो वेस्ट न जाने दूँ। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप सारी तकलीफ़ें भूल के, सारी चीज़ें भूल के सिर्फ मुझ पर प्राउड फील कर पाएंगे। और उस दिन को लाने के लिए मैं रोज़ प्रयास करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। दैट इज़ माई मैसेज। ओके ओके। मैं उतना रोशनी में ऐसा हूँ नहीं कि मैं बहुत ऐसा करूँ। मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं ना हो तो इस रूम में तो आप शायद और इमोशन से अपने आप एक्सप्रेस सही होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं। सो काफ़ी कुछ सीखने को मिला आज के पॉडकास्ट से, हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला। ये पॉडकास्ट सिर्फ प्रोफेशनल चीज़ें और अचीवमेंट्स के बेसिस पे ही नहीं था। ये पॉडकास्ट के थ्रू हमने सीखा कि हमें एक अच्छा इंसान कैसे बनना चाहिए, हमें अपने अप्स एंड डाउन्स पे कैसे बिहेव करना चाहिए,
कैसे पैसे को ट्रीट करना चाहिए, क्या सक्सेस के एक्चुअल मायने हैं और पेरेंटिंग और पैम्परिंग में क्या डिफरेंस होता है। सो आई बिलीव अक्षत जो एक है वो इकलौता लड़का ही है अपने माँ बाप का। तो अक्षत जो है इकलौता है, बट ऐसा होता है कि काफ़ी घरों में कि अगर कोई सिंगल चाइल्ड होता है तो उसको काफ़ी पैम्पर किया जाता है, काफ़ी प्यार दिया जाता है। बट अक्षत को अच्छी पेरेंटिंग दी गई है, तो हैट्स ऑफ टू अक्षत मदर एंड हैट्स ऑफ टू अक्षत। और काफ़ी बेहतरीन रहा आज का पॉडकास्ट, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और ये पॉडकास्ट सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, ख़ास तौर से उनके लिए लाइक जो जेनजी जनरेशन है हमारी, उनको सीखने को मिले, क्योंकि हम भी जेनजी जनरेशन से ही आते हैं और हम ही अब इस देश का फ्यूचर है, हम ही इस अपना खुद का फ्यूचर, हम अपनी फैमिली का फ्यूचर है। तो हमें क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इस चीज़ की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से बताइएगा, और कुछ क्वेश्चंस और कुछ भी आपको डाउट कर रही हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट के साथ, और हो सकता है एक बार फिर से मुलाकात हो। तो थैंक यू अक्षित, काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। चलिए बाय बाय।